साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फाइनली यूकेपीएससी प्री का पेपर हो चुका है। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा प्री निकल रहा है वे मेंस की तैयारी शुरू कर दें, और जिन लोगों का प्री नहीं निकल रहा है वे निराश न हो, अगले वर्ष के लिए वे अपनी तैयारी जारी रखें। तो चलिए आज के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन दिया है कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार या चित्रगुप्त। तो सबसे पहले जानते हैं कि खजुराहो मंदिर कहाँ अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईसा पूर्व के मध्य करवाया था। खजुराहो में कुल 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में केवल 30 मंदिर ही शेष बचे हैं। इसमें सबसे सर्वोत्तम मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है, और इन मंदिरों में 64 योगिनी और चित्रगुप्त का मंदिर भी आता है। ये सभी मंदिर जो अवस्थित कराए गए हैं वे वैष्णव, शैव एवं जैन धर्मों से संबंधित हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इन सभी मंदिरों में कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो इसमें मातंगेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो खजुराहो में कौन सा मंदिर नहीं है? तो दशावतार मंदिर नहीं है। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में, जो कि ललितपुर जिले में है, अवस्थित है, और यह बेतवा नदी के किनारे है। दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन दिया है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या उपरोक्त सभी। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए है, विटामिन ए है, के है और डी है, यानी कि उपरोक्त सभी। विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेटिनॉल के नाम से। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के को फिनोक्विनोन कहा जाता है। तो इन सब का नाम आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ऑप्शन दिया है प्राकृतिक आवासीय विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ का है अत्यधिक दोहन, विदेशज प्रजातियों का समावेश, या ए और बी दोनों। तो जैव विविधता के ह्रास का कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन दिया है कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या मिनांडर के शासनकाल में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें से पहला 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और यह वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सुबुकामे ने की थी, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय कालाशोक शासक था। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुई थी, और यह पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति
102 ईस्वी में हुआ था। कुंडलवन जो कि कश्मीर में अवस्थित है वहाँ हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। तो इन सबको याद रखिएगा। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 2 फरवरी, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 मार्च। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए। और 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 2 फरवरी 1971 में रामसर जो कि ईरान में अवस्थित है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था जिसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन स्थापित किया गया था। तो इसीलिए 2 फरवरी के दिन आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 2022 में विश्व आर्द्र भूमि की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये इस बार की थीम थी। भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो भारत में कुल 49 आर्द्र भूमियां हैं। और 49वां आर्द्र भूमि कौन सा है? तो बखिरा वन्यजीव विहार है। और यह कहाँ है? तो संत कबीर नगर जिले में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सही विकल्प होगा ए। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बाईस मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इन सब दिवसों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है बॉयल ने, डार्विन ने, केवेंडिश ने या इनमें से कोई नहीं। बॉयल के कौन कौन से नियम हैं? तो सबसे पहला है गैस संबंधी नियम, उसके बाद है दहन संबंधी नियम, डार्विन का आप लोगों को पता ही है कि इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, और केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन दिया है गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण। तो गुप्त राजवंश का शासनकाल कब से कब तक है? तो यह 319 से 350 ईस्वी तक है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसका शासनकाल 323 से 184 ईसा पूर्व तक है। वर्धन वंश जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है और इसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी और इसका शासनकाल 583 से 605 ईस्वी तक है। कुषाण वंश जिसका संस्थापक कुजुल कटफिसेस था और इस वंश का शासनकाल प्रथम शताब्दी ईस्वी है। तो इसमें सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है जिसका शासनकाल 323 से 184 ईसा पूर्व तक है। बाकी सभी ईस्वी में है। अगला प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन दिया है सुवालु, गोमती, कुभा, क्रमु या उपरोक्त सभी। ये सभी नदियों के नाम हैं जो कि वैदिक नाम हैं। तो इसमें सुवालु नदी जिसका वर्तमान नाम स्वात है और गोमती नदी जिसका वर्तमान नाम गोमल है, कुभा जिसका वर्तमान नाम काबुल है और क्रमु का वर्तमान नाम कुर्रम है।
तो ये सभी ऋग्वैदिक नदियां अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा यानी कि काबुल, क्रमु जिसको कुर्रम कहा जाता है, गोमती जिसको गोमल कहा जाता है, एवं सुलाव जिसको स्वात नदी कहा जाता है, ये नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं और इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगला प्रश्न देखेंगे, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? ऑप्शन दिया है उभयचर, बोनीफिश, शार्क या स्तनधारी। तो डुगोंग जिसको समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है और यह भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार केवल 200 से 250 ही बचे हुए हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं? तो पाक की खाड़ी में पाए जाते हैं। पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, और यह एक स्तनधारी है। आगे देखेंगे, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन दिया है मेलोफाइटस, थैलोफाइटस, हाइड्रोफाइटस या हेलोफाइटस। तो पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हेलोफाइटस कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह। तो इसमें तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी तक था। और तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न देखेंगे, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है उपास्थि, ये उपास्थि है, गलत टाइप हो गया है, लिगामेंट, टेंडन या इनमें से कोई नहीं। उपास्थि का शरीर में क्या कार्य होता है? तो यह शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करते हैं और लिगामेंट हड्डियों को आपस में जोड़कर स्थायित्व प्रदान करते हैं, जबकि टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है नील विद्रोह, दूसरा दिया है संथाल विद्रोह, तीसरा दिया है दक्कन दंगा और चौथा दिया है सिपाही विद्रोह। लिखा है इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1860 में हुआ था और संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। दक्कन दंगा जो कि 1875 में हुआ था और 1857 की क्रांति जो कि सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह आएगा और उसके बाद नील विद्रोह आएगा और सबसे लास्ट में दक्कन दंगा आएगा। तो इसमें विकल्प में सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा और सबसे लास्ट में 3 आएगा। तो 2, 4, 1, 3 किस में है? डी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? ऑप्शन दिया है सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या आयोडीन। तो इसका उत्तर होगा श्वेत फास्फोरस। और केरोसिन में कौन सी धातु डुबोकर रखी जाती है? तो सोडियम। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिया है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड। तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। तो इसमें यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।